नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ, ये सामान्य अध्ययन के लिए है। इससे मैंने पहले ही भी आपको 4 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट की, और आपको इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहेगा डेली। तो यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। मतलब ये है कि इसका उद्देश्य क्या था दांडी मार्च प्रारंभ करने का। ए, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए कहने हेतु। बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। सी, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु। या फिर डी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अब फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसका जो कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स, वह आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने दांडी मार्च जो यात्रा थी वह इसीलिए प्रारंभ की थी क्योंकि नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कर को, किसानों के लिए नमक कर पे बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका विरोध करने के लिए ही दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। इसी के तहत 11 सूत्रीय मांगे भी रखी गई थी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1929 में लाहौर में हुई बैठक में गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वह आंदोलन छेड़ें। इसी के तहत गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी। मांग अस्वीकार हो जाने पर गांधी जी ने 12 मार्च को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी तक मार्च किया। दांडी पहुंचकर उन्होंने एक केतली में पानी गर्म करके प्रतीक स्वरूप नमक कानून को तोड़ा और दांडी, जो कि नौसारी गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक स्थान है, यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो 11 सूत्रीय मांगे किसके समक्ष रखी गई, तो लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी गई थी। और ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मार्च को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुई थी। कई बार डेट पूछी गई है प्रश्न। और 78 अनुयायियों के साथ में, आपको कंफ्यूज करने के लिए 76, 77 या और भी 74 इस तरह से डेट दे देंगे, लेकिन आपकी जो सही संख्या है वह आपके 78 है। इसके साथ साथ ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो साबरमती आश्रम से यह प्रारंभ हुआ था और 240 मील थे। कितनी दूरी थी, 240 मील थी, जिसमें और जिसको पार करने में कितना टाइम लगा, 24 दिन लगे थे। वहाँ 240 मील को कवर करने में 24 दिन लगे थे। और ये 6 अप्रैल को 1930 को सांकेतिक रूप से कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो वह 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो आपका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। बस थोड़ा सा डेट का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहीं से कन्फ्यूज़ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सेकेंड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना किसने की थी। ए, साहिर लुधियानवी ने। बी, सर सैयद अहमद खान ने। सी, सर मोहम्मद इकबाल ने। या फिर डी, बहादुर शाह जफर ने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, इसकी जो रचना है वह सर मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह एकदम सही है कि इकबाल द्वारा यह गीत की रचना की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल की थी। राष्ट्रवादी कवि इकबाल की प्रमुख रचनाएं बंगे दरा तथा नए सिवाला थी। अब देखिए, इसके साथ साथ ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सारे जहां से हिंदोस्तां किसकी रचना थी, लेकिन हो सकता है इस बार ये वाली रचनाएं पूछ दे आपसे कि नया सिवाला किसकी रचना थी या फिर बंगे दरा किसकी रचना थी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, यह मोहम्मद इकबाल की रचना थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ए, वैशाली में। बी, बोधगया में। सी, राजगृह में। या फिर डी, सारनाथ में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उनका पहला जो प्रवचन था वह ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक जिसको रुमिंदी नाम के स्थान
पर हुआ था। ये शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सन्यासी बनने चले गए और 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु, कभी कभी आप लोग से पता क्वेश्चन क्या पूछ देता कि कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी बैसाख पूर्णिमा थी। ठीक है, ये दिन आप याद रखिएगा। और ये पीपल का वृक्ष भी याद रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके बोनस होते हैं। अगर यदि आप इनको भी गलत कर देते हैं तो ये समझिए कि आप का पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो प्रश्न हो आप इसको 2 बार पढ़िए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं अक्सर हम वहीं पे गलती कर देते हैं। अब देखिए, इसमें जो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको टिक कर दी, जैसे कि बैसाख पूर्णिमा आप याद रखिएगा, पीपल का पेड़ याद रखिएगा, इनकी जो एज है कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? ए. किरातार्जुनीयम, बी. शिशुपाल वध, सी. कुमार संभव, या फिर डी. नैषध चरित। अब देखिए, चारों नाम दिए हुए हैं, इन चारों के बारे में आपको ये पूछा है कि कालिदास ने किस रचना में भगवान कार्तिकेय, जो कार्तिकेय कौन है? शंकर जी के पुत्र का नाम कार्तिकेय है, तो कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया। अब इन चारों में से कोई एक है जिसमें ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स, क्या ये किराती अर्जुनियम है? नहीं। क्या ये शिशुपाल वध है? नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या जन्म की बात की है। शिशुपाल वध आप लोग जैसे पढ़ के ही आपको लोगों को लग रहा हो कि ये जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये पाल वंश के एक शासक हैं, शिशुपाल वंश, उनका नाम है। ये ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, कुमार संभव, इसमें इन्होंने कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, ये आप याद रखिएगा, कितने? 17 सर्ग हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। किराते अर्जुन भारवी की रचना है, इनका नाम है आप याद रख लीजिए। कई बार ये भी पूछी गई है कि किराते अर्जुन किसकी है, तो भारवी की रचना है, जिसमें भगवान शंकर का किरात यानी जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन यानी पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया, तथा श्री हर्ष ने नैषध चरित का रचना किया। अब ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों की रचनाएं आप याद कर लीजिए कि हर्ष की नैषध चरित है और किराता अर्जुन भारवी की है और कालिदास की कुमार संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थीं। अब आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से यदि पता होगा तो आप ये सही कर ले जाएंगे। कारण है कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था। अब देखिए, ये आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये सही है, हालांकि ये सही है, और केंद्रीय विधानसभा वाला आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ये पता है कि जो कारण है ये बिल्कुल सही है। उन्होंने सांप्रदायिक विभाजन का बिल्कुल ही नींव रखी थी कि मुस्लिमों को, इसीलिए उन्होंने विभाजन किया था ताकि भारत में जो है एकता को तोड़ा जा सके। लेकिन जो कथन इन्होंने दिया है कि केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस के सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी, ये एकदम गलत हो जाता है। तो आपका कथन है वह गलत है और कारण सही है। तो इसका जो ऑप्शन आपके हैं ए और दोनों सही है, आर सही, ये पहला दूसरा नहीं, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह उत्तर सही हो जाता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन सीटें जीती थी, यह कथन असत्य है क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त की थी, यह सत्य है। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके मूल उद्देश्य में बांटो और राज्य करो। ये देखिए लाइन क्या थी, ये ब्रिटिशर्स का मेन नारा था कि बांटो और राज्य करो। अंग्रेजों की चाल बाद में बहुत सफल रही। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि ऐसा कुछ नहीं था कि नॉन मुस्लिम सीटें सारी जीती गई थी, उसमें अन्य दलों ने भी जीत प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ए. हड़प्पा, बी. कालीबंगा, सी. लोथल, या डी. मोहनजोदड़ो।
तो फ्रेंड्स आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत प्रश्न मिलते हैं, अक्सर प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इसमें इन्होंने जब ये बात पूछी है कि घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो भाई आपके जो अवशेष हैं वह आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में संभवतः प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। अब ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। हालांकि आप लोगों ने एक मूवी भी आई है, उसको यदि आप लोगों ने देखा है तो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जबकि सारा उसमें फैक्ट नहीं दिखाया, लेकिन कुछ हद तक उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आपको मोटा मोटा चीज़ें याद हो सकती हैं। अब हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए, जबकि चौहुदड़ो में मात्र 2 कुएं पाए गए। अब ये देखिए, चौहुदड़ो का भी नाम याद रखिए और हड़प्पा का भी नाम याद रखिए, क्योंकि हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए और चौहुदड़ो में 2 कुएं पाए गए, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या था कि प्रत्येक घर में एक कुआं था। सैंधव नगरों के स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात जो क्रमशः था, आप देखिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये याद रखिए। इसकी जो लंबाई थी वो 4 और चौड़ाई 2 और मोटाई 1 थी। अब इनका ये रेशियो याद रखिएगा, 4 2 1 यानी 421। ये जो रेशियो है ईंट का, ये जरूर अनुपात जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा के विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की खोज 1921 और 22 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। अब ये 3-4 जो फैक्ट हैं जिसमें मैंने आप लोगों को गोला करके बताया है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि इसकी जो डेट है 1921-22, ये याद कर लीजिएगा, राखलदास बनर्जी का नाम याद कर लीजिएगा, और जो अनुपात दिया है ईंटों का, इस अनुपात को भी याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपका बनता हो। ये सीक्वेंस इसी तरह से आप याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सीक्वेंस आपका बदल दे, लेकिन आपका ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है ना, ये जरूर याद करें। उसके बाद आप ये याद करें कि हड़प्पा से 6 कुएं मिले थे और चौहुदड़ो से मात्र 2 कुएं मिले थे, लेकिन जो मोहनजोदड़ो उसके प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था। ये सारे फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ए पालीताना गुजरात में, जिसके सामने प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर लिखा है। बी कोणार्क उड़ीसा, सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति है वहाँ पे। या फिर सी अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। या फिर डी श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, प्राचीन बौद्ध गुफाएं। अब देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें जो हैं आपने सुन रखी होंगी, जैसे कि आपने सूर्य मंदिर जो है वह आपको याद होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड, जो सूर्य मंदिर है वह आपका उड़ीसा में स्थित है। ये देखिए, ये इस तरह से मैच कर जाएगी, ठीक है। और ये श्रवणबेलगोला में क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित थी, ठीक है। और बौद्ध गुफाएं आप ये याद कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पालीताना है, ए ऑप्शन, यह बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सुमेलित है कि पालीताना जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पे प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि पालीताना गुजरात में प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। अब ये चीज़ आप याद रखिए कि श्वेतांबर और दिगंबर में 2 में डिवाइडेड था जैन धर्म, तो इसीलिए जो वहाँ पे मंदिर है वह श्वेतांबर का था, ना कि अब दिगंबर संप्रदाय का था। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंगवंशीय राजाओं ने करवाया था। और सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर का संबंध जैन संप्रदाय से है। ऐसा माना जाता है कि गंगवंशीय राजा नरसिंह देव की रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। अब देखिए, ये श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित, इनका जो संबंध है वह जैन संप्रदाय से, आप बौद्ध या किसी और संप्रदाय से नहीं लगाइएगा, वह जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी क्लीमेंट एटली ने, या फिर डी लॉर्ड बेवल ने। बहुत चर्चित कथन है ये, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है, क्या ये रैमजे मैकडोनाल्ड का है? नहीं। क्या ये विंस्टन चर्चिल का है या क्लीमेंट एटली का है? ये ना ही तो चर्चिल का, ना ही बेबल का है। ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये कथन कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि वह जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। इस घोषणा को प्रभावी रूप से देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया था। इसी समय क्लीमेंट एटली ने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका था। अब देखिए, ये कथन जो है, ये इन्होंने ये भी बता दिया कि ये कब बोला गया था, कि जब 1948 में भारत को आज़ाद करने की बात कही गई थी, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने तब ये कथन दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ए
भीकाजी कामा, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट या फिर डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें कि क्या एनी बेसेंट को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा गया? नहीं। क्या सरोजनी नायडू को कहा गया था, जबकि ये क्या थी, यूपी की पहली गवर्नर रही हैं? नहीं। लेकिन आपकी जो भीकाजी कामा है, इनको स्वतंत्रता क्रांति की पहली जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले जर्मनी में भारत का तिरंगा लहराया था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीकाजी कामा का जन्म बम्बई में हुआ था। इनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी भी कहा जाता है। यह एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों को भरपूर मदद की थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। अब देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए क्या पूछा जाता है कि सबसे पहले अगर तिरंगा जो है ना किसने फहराया था बाहर, तो वह मैडम भीकाजी कामा थी। इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इनकी जो क्रांतिकारी पत्र हैं वो याद कर लीजिए कि मदन तलवार और वंदे मातरम, ये 2 पत्रिका थी या पत्र थे जो कि मैडम कामा जी के थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ए JB कृपलानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सैयद महमूद या फिर डी शौकत अली। अब यदि आप सभी लोगों को ये पता हो, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस में सबसे लंबे टाइम तक किसने अध्यक्षता की थी? तो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो 1940, 41 या 42 जो था, वह टाइम पे कौन अध्यक्षता कर रहा था? वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1940 के जो रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता है वह ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। चलिए इनके बारे में और भी डिटेल पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम का जन्म मक्का में हुआ था। ये भाषाविद, शिक्षाविद तथा क्रांतिकारी पत्रकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका अल हिलाल तथा प्रमुख रचना इंडिया विंस फ्रीडम थी। ये 1940 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अब देखिए इनके बारे में कई महत्वपूर्ण था कि ये 1940 से 45 तक यानी 5 साल तक लगातार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनके कांग्रेस के। इसके बाद अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोनों बहुत बार पूछी गई हैं। कभी कभी इंडिविजुअल भी पूछी गई हैं और कभी मैच में भी पूछी गई हैं। तो दोनों ही पत्रिका किसकी हैं? अबुल कलाम आज़ाद की। और स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम शिक्षा मंत्री को पूछे जाए कौन है, तो वह भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अगला प्रश्न है आपका, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? ए BG तिलक ने, बी MA जिन्ना ने, सी SC बोस ने या फिर डी एनी बेसेंट ने। तो देखिए जो अनुनय विनय की विरोध की जो राजनीति है वह जो है वह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, BG तिलक ने दोष लगाया था। हालांकि ये गरम दल से थे। आप लोगों को पता है कि कांग्रेस में जो है ना गरम दल और नरम दल में 2 विभाजन हो गए थे 1907 में। तो जो गरम दल से संबंधित है वह आपके BG तिलक थे। तो गरम दल से संबंधित लाल वाल पाल ये तीनों ही थे, जिसमें से जो BG तिलक थे उन्होंने अनुनय विनय के विरोध की राजनीति को दोष लगाया था। अब देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं कि भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक का यह विचार था कि भारत की राजनीति मुक्ति, अनुनय एवं विनय और निवेदनों से ना होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई से ही संभव है, अतः राजनीति अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था, लेकिन 1920 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन्होंने, और एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है क्या इन्होंने कभी भी कांग्रेस की किसी अधिवेशन में भाग लिया था? नहीं लिया था। कांग्रेस का इन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं थी। गरम दल से कभी भी इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको कभी अध्यक्षता का मौका ही नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? ए खिलाफत आंदोलन, बी गृह शासन आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह प्रश्न आप सभी लोगों को पता होगा कि एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की जो प्राप्ति का लक्ष्य है वह आपका ऑप्शन नंबर सी जो असहयोग आंदोलन है उसका लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ये लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया था, जिसके कारण बहुत विरोध हुआ था। 1922 में चौरा चौरी की घटना हो गई थी, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी ने।
चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था और अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। अब देखिए ये आपसे पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ना वह पारित कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में यह आंदोलन पारित हुआ था। गांधी जी ने 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि 1 वर्ष में स्वराज की घोषणा होगी और गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न में कि गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, जिसमें महिलाएं, कृषक, हर एक वर्ग से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ए मौलाना आज़ाद का, बी जवाहरलाल नेहरू का, सी एम जिन्ना का या फिर डी सरदार पटेल का। तो यह कथन फ्रेंड जो है वह आपका ऑप्शन नंबर जो बी है जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन था कि संविधान निर्मात्री सभा जो बंधे नहीं, ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा के जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और ये पुस्तक कई बार पूछी गई है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू की। और ये कहाँ से संबंधित है? यह प्रयागराज से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? ए स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या फिर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए सबसे पहले जो है ना ये गीत जो वंदे मातरम ये गाया कब गया या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यह है कि यह किस आंदोलन में शीर्ष गीत बना, तो यह आपका जो ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जिसमें जिसमें यह था कि कपड़ों की जलाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी भी है। तो आपका स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम गीत जो है वह आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के पश्चात उपजे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। अगला प्रश्न है 15 और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, खादी के स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? खादी के स्वतंत्रता की वर्दी कहा था ए महात्मा गांधी द्वारा या फिर बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा या फिर सी सरदार पटेल द्वारा या फिर डी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर आप सभी लोग कर लेंगे कि जो खादी के लिए वह महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध और भारत और आज़ादी दिलाने में प्रमुख योगदान देने वाले गांधी जी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। इसी के उत्प्रेरण में 1923 में खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए ये कई बार पूछा गया कि खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन में हुआ और 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए इसकी स्थापना भी पूछी जाती है कि 1923 में हुई थी और लेकिन खादी पहनना कब आवश्यक कर दिया था या कब अनिवार्य कर दिया था, तो वह आपका गुवाहाटी सम्मेलन था। वहाँ से खादी पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। फ्रेंड्स आप सभी लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और यदि आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोग के इस तरह के वीडियोज़ बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।